कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट यानी ऊष्मा को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफर ऑफ हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण देखा था, जिसमें हमने कंडक्शन यानी चालन का कॉन्सेप्ट देखा था और इसके बाद हम संवहन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि संवहन होता क्या है, कन्वेक्शन होता क्या है। इसके जो है इसके बारे में हमने समझा था, जिसके लिए हमने कुछ एक्टिविटी देखी थी। और फिर अब हम बात करते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो ये क्या है, आपके कन्वेक्शन यानी संवहन का एक जो है एग्जाम्पल है। तो सी ब्रीज यानी समुद्र समीर, यानी बेसिकली क्या होता है, दिन के समय जो थल है यानी जो पृथ्वी है या थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जो जल होता है जैसे कि जो समुद्र है वो कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो हम ये जानते हैं कि जब थल गर्म हो गया, जैसे कि ये हिस्सा जो है ये गर्म है, तो इसके ऊपर जो हवा होगी, जो वायु होगी, वो भी क्या होगी, गर्म होगी। इसी प्रकार से ही अगर हम समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र के ऊपर जो वायु है, एयर है, वो कैसी होगी, ठंडी होगी। क्यों होगी, क्योंकि समुद्र क्या है, ठंडा है। इसके ऊपर की वायु आपकी ठंडी है, कूल है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जो एयर है वो कोल्ड कूल है और यहाँ पे जो एयर है वो कैसी है, हॉट, यानी यहाँ पे कैसी हवा है, गर्म है और यहाँ पे ठंडी। अब हम ये जानते हैं कि जो ठंडी हवा होती है वो कैसी होती है, वो हैवी होती है, भारी होती है। किसके कंपैरिजन में, गर्म हवा के कंपैरिजन में, गर्म वायु के कंपैरिजन में। अब क्योंकि जो लैंड है, जो थल है वो गर्म है, उसके ऊपर जो हवा है वो गर्म है, वो हल्की है, वो ऊपर उठ जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और जो समुद्र के ऊपर ठंडी हवा है वो कैसी है, भारी है, वो क्या करेंगी, वो उस गर्म हवा की जगह लेंगी, यानी थल के ऊपर चली जाएंगी। अब क्या होगा, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेंगी, फिर वो क्या हो जाएंगी, ठंडी होंगी। ठंडी होंगी तो फिर वो क्या हो जाएंगी, इधर जो समुद्र है, समुद्र के ऊपर चली जाएगी। फिर जो यहाँ पे गर्म हवा हुई, यानी जो हवा यहाँ से समुद्र से थल पे गई, वो गर्म हो गई, थल पे जाके गर्म हुई, ये फिर ऊपर उठी, इसकी जगह लेने ठंडी हवा आई, फिर ये गर्म हवा इधर गई, फिर ये ठंडी हुई। इस तरीके से ये साइकिल बनती है। अब ये जो प्रोसेस है इसे हम सी ब्रीज यानी समुद्री समीर कहते हैं या समुद्र समीर कहते हैं। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक साइकिल चल रही है जिसमें ठंडी हवा समुद्र से थल की तरफ जा रही। अब इसमें सी ब्रीज में क्या होता है, ठंडी हवा चलती है। तो यही कारण है जो तटीय इलाके होते हैं यानी कोस्टल रीजन्स जो होते हैं, वहां पे आपको इस तरीके की जो ये प्रोसेस है वो दिखाई देती है, परिघटना आपको दिखाई देती है। और यही कारण है कि तटीय इलाकों में लोग ज्यादातर जो खिड़की दरवाजे होते हैं उनका मुंह समुद्र की तरफ करते हैं, क्योंकि समुद्र से ठंडी हवाएं चलती हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज यानी समुद्र समीर। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, यानी दिन के समय क्या होता है, जो थल है, लैंड है, धरती जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी के कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप। अब क्या होता है, जो वायु लैंड के ऊपर है, थल के ऊपर है, धरती के ऊपर है, वो वायु गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। क्यों उठती है, क्योंकि वो हल्की हो। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इनटू टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब क्या होता है, जो समुद्र के ऊपर ठंडी हवा है वो क्या करती है, वो जो थल है, थल के ऊपर जो गर्म हवा थी उसकी जगह लेने चली जाती।
द वार्म वाटर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और फिर क्या होता है, जो गर्म हवा है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, धरती के ऊपर या थल के ऊपर है, वो ऊपर उठी, अब वो क्या करेगी, वो समुद्र के ऊपर चली जाए और इस तरीके से ये पूरी साइकिल को क्या करेगी, कंप्लीट करेगी, पूर्ण करेगी। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। और ये जो हवा है, ये जो समीर है, जो कि कहाँ से आ रही है, समुद्र से आ रही है, तो इसे हम सी ब्रीज यानी समुद्र समीर कहते हैं। दिन के समय स्थल धरती स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट यानी विपरीत होता है लैंड ब्रीज यानी स्थल समीर। तो स्थल समीर जो होता है, ये परिघटना रात के समय हो। अब जब हम रात के समय की बात कर रहे हैं, तो रात के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड है यानी जो स्थल है या थल है, वो जल्दी ठंडा हो जाए पानी यानी जल के कंपैरिजन में। अब क्या होता है कि जब आपका थल कैसा है, गर्म है, तो इसके ऊपर की एयर कैसी होगी, गर्म होगी, इसके ऊपर जो वायु होगी वो कैसी होगी, ये क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है, बेसिकली जो थल होता है यानी लैंड होता है, जब वो जल्दी ठंडा हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, सी यानी समुद्र के कंपैरिजन में। थल क्या है, ठंडा हो गया जल्दी, तो उसके ऊपर की वायु जो होगी वो ठंडी होगी, किसके कंपैरिजन में, जो समुद्र के ऊपर वायु है उसके कंपैरिजन में। यानी जो थल है, थल के ऊपर की जो वायु होगी वो कैसी होगी, कूल होगी या ठंडी होगी। वही समुद्र के ऊपर की जो वायु है वो गर्म होगी यानी हॉट होगी। अब हम ये जानते हैं कि समुद्र के ऊपर की जो वायु है वो गर्म है, वो हल्की होगी, तो क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। अब जो थल के ऊपर ठंडी हवा है, क्या है, ठंडी हवा या ठंडी वायु है, वो भारी होती है, तो वो क्या करेगी, जैसे ही ये गर्म हवा ऊपर उठेगी तो ये ठंडी हवा थल से समुद्र की तरफ जाएगी और इस तरीके से इस गर्म हवा की जगह ले ली। अब क्या होगा, जो ये गर्म हवा ऊपर उठी, ये फिर इधर थल की तरफ जाएगी और यहाँ जाके ये क्या हो जाएगी, इधर जाके गर्म हवा ठंडी हो जाए। अब ये जो गर्म हवा है वो यहाँ पे गई, यहाँ पे फिर क्या हो गई, ये ठंडी हो गई, क्योंकि समुद्र के ऊपर चली गई तो ठंडी हो गई, फिर ये ऊपर उठेगी, फिर इस तरीके से ये पूरा चक्र चलेगा, इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलेगी। तो इसको हम थल समीर या लैंड ब्रीज कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो लैंड है, स्थल है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है रात के समय, इसके कंपैरिजन में, सागर या समुद्र के कंपैरिजन। अब जो समुद्र के ऊपर जो हवा है, क्योंकि समुद्र क्या है, गर्म है, तो उसके ऊपर की हवा गर्म होगी तो वो ऊपर उठ जाती है, और जो ठंडी हवा लैंड के ऊपर या स्थल के ऊपर है वो उस गर्म हवा की जगह लेती है। अब ये गर्म हवा जो है लैंड यानी थल की तरफ चली जाती है, और ये जो ठंडी हवा जो समुद्र के ऊपर आई वो गर्म हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है। और जो गर्म हवा थल के ऊपर गई जो कि ठंडी हो गई, तो वो क्या हो जाती है, फिर ठंडी हो जाती है पूरी तरीके से, और फिर वो क्या करती है, समुद्र के ऊपर चल जाती है, और इस तरीके से ये साइकिल बनती है, इस तरीके से ये चक्र बनता है। At night, it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land. अब क्या होता है, रात के समय बिल्कुल विपरीत या उल्टा होता है। जो पानी होता है वो धीरे धीरे करके ठंडा होता है, किसके कंपैरिजन में, थल या स्थल के या लैंड के कंपैरिजन में। So the cool air from the land moves towards the sea. तो क्या होता है, जो धरती या थल के ऊपर जो ठंडी हवा है
वो समुद्र की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है? समुद्र की तरफ जाती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसे हम क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं। यानी बेसिकली अगर हम थल समीर की बात करें तो ये कहाँ से चलती है? ये थल से यानी लैंड से सी की तरफ यानी समुद्र की तरफ चलती। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत होता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन यानी विकिरण। तो हम ये जानते हैं कि अभी तक जो हम देख रहे थे, पहला हमने क्या पढ़ा था? आपका कंडक्शन यानी चालन, जिसमें हमने देखा कि क्या हो रहा है, जो मीडियम है, जो माध्यम है, माध्यम से क्या हो रहा है? जो हीट है या ऊष्मा है वो प्रवाहित हो रही है, फ्लो कर। नेक्स्ट हमने कन्वेक्शन यानी संवहन का कॉन्सेप्ट देखा। कन्वेक्शन में हमने क्या देखा कि कन्वेक्शन में भी हीट को स्थानांतरित होने के लिए, ऊष्मा को स्थानांतरित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता। अब हम ये जानते हैं कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पे आ रही, और अगर हम पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो इसके बीच में किसी भी तरीके का कोई भी माध्यम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है सन और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम नहीं है। लेकिन तब भी सूर्य जो कि इतनी दूरी पे है, वहां से पृथ्वी पर ऊष्मा आती है। ठीक है, तो ये जो ऊष्मा आती है या हीट आती है वो बेसिकली रेडिएशन के मेथड से आती है, यानी विकिरण के माध्यम से आती है। विकिरण एक ऐसी पराक्रम है या ऐसी जो प्रोसेस है जिसमें हीट का जो स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो विदाउट मीडियम यानी माध्यम के बगैर होता है। यानी इसमें क्या होता है? रेडिएशन में जो हीट का फ्लो होता है वो बगैर माध्यम के हो। अब हम ये जानते हैं कि सूर्य से क्या आ रही है? हीट या ऊष्मा पृथ्वी पे आ रही है और बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। तो ये जो ऊष्मा पृथ्वी तक आ रही है ये रेडिएशन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से पृथ्वी में आ रही है। The process of the transfer of heat from one place to another place without heating the intervening medium is called radiation. यानी वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह में, इसके बगैर माध्यम के, जो है किसी कोई माध्यम बीच में नहीं है, उसके बगैर इंटरफेरेंस के क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो। बिना माध्यम के गर्म किए ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रकार या अन्य पराक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। The transfer of heat of radiation does not require any medium. यानी अगर हम बात करें रेडिएशन की, विकिरण की, तो विकिरण के माध्यम से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम, किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। It can take place whether a medium is present or not. और ये दोनों तरीके से हो सकता है, यानी अगर मीडियम है, माध्यम है, तभी भी जो है विकिरण हो सकता है। अगर माध्यम नहीं है तभी भी आपका विकिरण जो है या रेडिएशन वाली प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर या ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है?
चाहे आपका माध्यम है या नहीं। अगर हम बात करें माध्यम की, तो मीडियम आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। इसमें आपकी वायु यानी एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉलिड किसी भी तरीके का ठोस हो सकता है। तो ये आपके क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। तो यानी जो विकिरण होता है, विकिरण में बेसिकली मीडियम है या नहीं, इस पे कोई जो है जो हीट का ट्रांसफर है वो डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर हम बात करें रेडिएशन की, तो रेडिएशन से जो हीट का ट्रांसफर होता है, पहला जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वो रेडिएशन के माध्यम से आती है, विकिरण के माध्यम से आती है। क्योंकि हम ये जानते हैं इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं है, तो जो हीट का ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के माध्यम से ही होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं और फिर आग तापते हैं। तो बेसिकली जब हम आग तापते हैं तो क्या करते हैं, जो आपका आग है उसके साइड में हम इस तरीके से हाथ रख दें और हमारी बॉडी और हमारा जो हाथ है वो गर्म हो जाए। तो ये जो गर्माहट हमें महसूस होती है, ऊष्मा जो आग से हमारे पे गई या हमारे पास आई है या हमें जो गर्म लग रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, रेडिएशन यानी विकिरण के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप जैसे कि कोई भी आग जलाते हैं और एक लोहे की या किसी भी तरीके का कोई भी प्रकार का कोई भी मेटल हो सकता है, धातु हो सकता है, उसकी आप छड़ी लेते हैं या कोई स्ट्रिप लेते हैं लंबी सी, उसको अगर आप एक साइड से गर्म करते हैं इस आग के माध्यम से और दूसरा सिरा उसका आप अपने हाथों से पकड़ते हैं, तो आपको यहाँ पे गर्म लगता है। इसके पीछे कौन सी प्रोसेस है, कौन सा पराक्रम है, तो बेसिकली ये कंडक्शन या चालन के कारण ऐसा होता है। इसी तरीके से अगर आप आग के ऊपर हाथ रखते हैं, यानी आग से कुछ दूरी पे ऊपर अपने हाथों को इस तरीके से रखते हैं, तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। किस कारण होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आग है उसके ऊपर की जो वायु है वो गर्म हो गई है, वो ऊपर उठ रही है और क्या हो रहा है, ठंडी हवा नीचे आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे कन्वेक्शन या संवहन की प्रक्रिया हो रही है, जिस कारण आपके जो हाथ है वो गर्म हो। इसी तरीके से अगर हम आग के किनारे पे, साइड पे इस तरीके से हाथ तापते हैं, तो बेसिकली जो हमारे हाथ गर्म होते हैं वो किस कारण हो रहे हैं, रेडिएशन यानी विकिरण के कारण हो। अब अगर मैं बात करूं, जो कोई भी गर्म पिंड है, चाहे किसी भी प्रकार की जो हॉट बॉडीज हैं, वो क्या करती है, वो हीट को रेडिएट करती है, यानी वो ऊष्मा को उसका विकिरण करती है। तो अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, जैसे ह्यूमन बीइंग है, मानव शरीर है, तो हमारी कैसी बॉडी होती है, हॉट होती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी हॉट बॉडीज होती है, गर्म पिंड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हीट यानी ऊष्मा को रेडिएट करते हैं। अब इसी प्रोसेस से क्या होता है, हम हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, यानी सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं, यानी जितने भी गर्म पिंड होते हैं वो हीट को विकिरित करते हैं, क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of it is absorbed and a part of it is transmitted. यानी जब भी ऊष्मा किसी भी वस्तु पे पड़ती है तो कुछ हिस्सा ऊष्मा का परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ये एब्जॉर्ब कर देती है यानी अवशोषित कर देती है, और कुछ परागत कर देती है यानी ट्रांसमिट कर देती है। The temperature of the object increases due to absorb part of the heat. अब कोई भी वस्तु गर्म होती है, किस कारण होती है, क्योंकि जो ऊष्मा हमारे ऊपर पड़ रही है, तो कुछ हिस्सा इसका क्या हुआ, परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हमने अवशोषित कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, और कुछ क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। तो बेसिकली कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है, वो गर्म क्यों होती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है। यही कारण है कि जो ऑब्जेक्ट है या वस्तुएं हैं वो गर्म हो जाए।
अब हम बात करते हैं उन कपड़ों की जो हम गर्मियों और सर्दियों में पहनते हैं। आपने ज्यादातर ये देखा होगा कि गर्मियों में हम कॉटन के और हल्के रंग के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, वहीं सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े या गाढ़े या गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं उन्हें पहनना पसंद करते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब ऊष्मा किसी पे पड़ती है, अभी हमने देखा कि कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है उसका, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ परागत हो जाता है यानी ट्रांसमिट हो जाता है। तो जब भी हल्के कपड़ों पे ऊष्मा पड़ती है तो जो हल्के कपड़े हैं वो ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, अवशोषित नहीं करते। वहीं अगर हम गाढ़े रंग के या गहरे रंग के कपड़ों की बात करें तो जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं, डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यही कारण है कि क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, ठंडा होता है, सर्दी लगती है, तो हमारी बॉडी को हीट चाहिए। तो अगर हम गाढ़े रंग के या गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे, ठीक है, गहरे या डार्क रंग के आप कपड़े पहनते हैं, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जो आपके हल्के रंग के कपड़े होते हैं, तो हल्के रंग के कपड़े क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, हमारी तरफ, हमारे जो है चारों तरफ गर्म होता है और हमारी बॉडी को ठंडा रहना होता है। तो इसलिए क्या होता है, हमें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा शरीर ठंडा रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes and in winters we prefer dark color clothes. आप जानते हैं गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, दो बर्तन लेने हैं और दूसरे बर्तन के ऊपर आपको सफेद रंग कर देना। अब इन दोनों बर्तन में आपको पानी भरना है और 1 घंटे तक इन्हें धूप में रखना है। 1 घंटे बाद आपको दोनों का तापमान देखना है। तो आप क्या देखेंगे कि जो गर्म पानी जो है वो आपका उस बर्तन में है जो बाहर से काला है। इसका अर्थ ये है कि जो बर्तन आपने बाहर से काला किया है, काले रंग से जिसे आपने पोता है, तो वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस कारण इस बर्तन में जो पानी है वो, उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म है या उसका टेम्परेचर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, सफेद रंग के जो बर्तन है उसमें जो रखा गया है पानी, उसके कंपैरिजन। Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable in dark clothes in the winter. अब क्या होता है, जो काले रंग के कपड़े हो, जो काले रंग के कपड़े जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, यानी ये क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही कारण है कि हमें सर्दियों में डार्क रंग के या गहरे रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। वहीं अगर हम हल्के रंग के कपड़ों की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं यानी परावर्तित करते हैं। तो परावर्तित करते हैं, तो इसी कारण हमें गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं सर्दियों में क्या होती है, ठंड होती है और हमारी बॉडी को हमें गर्म करके रखना होता है, यानी गर्म होनी चाहिए बॉडी। तो इसलिए हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि जो हीट है, ऊष्मा है, वो अवशोषित हो और हमें गर्माहट महसूस। वही जो आपकी गर्मियां होती है, ठीक है, गर्मियों में आप क्या करते हैं, गर्मियों में चारों तरफ गर्म होता है और आपकी बॉडी को ठंडा रहना होता है। तो इसी कारण आप क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है वो या आपके जो कपड़े हैं वो गर्मी को अवशोषित ना करे, आपकी बॉडी गर्म ना रहे। तो इसलिए आप गर्मियों में क्या करते हो, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स
reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. यानी हल्के रंग के कपड़े क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी ऊष्मा को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। यही कारण है कि हमें गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद होता है या हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है वुलन क्लोथ कीप्स अस वार्म इन विंटर, यानी सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। यानी आप ये जानते हैं कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। और ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, हम ये जानते हैं कि जो वुल है यानी ऊन जो है वो पुअर कंडक्टर है, यानी कुचालक है या ऊष्मारोधी है। ठीक है, पुअर कंडक्टर है या ऊष्मारोधी है। तो जिस कारण क्या होता है, जो आपके रेशे होते हैं वुल के, यानी जो आपके वुल है, ऊन है, उसके जो रेशे होते हैं वो क्या करती है, अपने अंदर एयर को ट्रैप कर देती है। तो जब वो एयर को या हवा को अपने में ट्रैप कर देती है तो इस कारण वो क्या करती है, जो शरीर जो गर्म है उसकी जो ऊष्मा है उसे बाहर जाने से वो रोकती है, जिस कारण हमें गर्म महसूस हो। Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between wool and fiber. यानी क्या होता है, जो वुल है, वुल का जो फाइबर है उसके बीच में क्या हो जाता है, एयर ट्रैप हो जाती है, एयर फंस जाती है। The air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding. अब ये जो एयर है, ये जो वायु है, ये क्या करती है, वो हीट को हमारी बॉडी से बाहर जाने से रोकती है। सो वी फील वार्म, यही कारण है हमें गर्म महसूस होता है, गर्म अनुभव। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊनी ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी हो रहती है। यह वायु हमारे शरीर में ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास दो केस, पहला केस है कि हमने क्या किया, एक मोटी सी कंबल ली और उसे ओढ़ ली, ठीक है। और एक और व्यक्ति है जिसने क्या किया, दो पतली पतली कंबलें ओढ़ दी, यानी पहले एक कंबल ओढ़ी, उसके ऊपर दूसरी कंबल ओढ़ दी, और दोनों कंबल कैसी है, पतली है। तो किसको ज्यादा गर्म महसूस हो, तो इस केस में क्या होगा, वह व्यक्ति जिसने दो कंबल ओढ़ी है जो कि पतली पतली है, उसको ज्यादा गर्माहट महसूस होगी या उष्णता महसूस होगी, किसके कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में जिसने एक मोटी कंबल पहनी। अब ये बात है कि ऐसा होता क्यों, तो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति दो पतली कंबलें ओढ़ता है तो हम ये जानते हैं कि जो कंबल के रेशे हैं वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर देते हैं, वायु को जो है फंसा देते हैं। तो जब वो दो कंबल ओढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, दो लेयर जम जाती है एयर की, यानी वायु, जिस कारण क्या होता है, हमारी बॉडी से जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती, ऊष्मा जो है वो बाहर निकल नहीं पाती है जल्दी से, जिस कारण हमें उसमें गर्म महसूस होता है। वहीं अगर हम बात करें एक मोटी कंबल की, तो जो मोटी कंबल होती है क्योंकि वो एक है, सिंगल है, तो लेयर भी एक ही बनेगी, तो एक लेयर जो है उतना ज्यादा जो है ऊष्मा को रोक नहीं पाती जितना दो एयर की जो लेयर बन रही है, जो कि दो ब्लैंकेट या दो कंबल के कारण बन रही है, वो रोक पाती है। तो यही कारण है कि वह व्यक्ति जो दो पतली कंबल ओढ़ेगा उसको ज्यादा गर्म महसूस होगा, किसके कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में जिसने एक सिंगल जो है कंबल ओढ़ी है, वो भी मोटी कंबल ओढ़ी।
Two thin woolen blankets are warmer than a thick woolen blanket because there is an extra layer of air trapped between the thin blankets which act as an insulator and does not allow the body heat to flow out. मोटे ऊनी कंबल की तुलना में दो पतले ऊनी कंबल अधिक गर्म होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पतले कंबलों के बीच हवा की एक अतिरिक्त परत फंस जाती है। क्या होता है? एक और एडिशनल लेयर बन जाती है जो कुचालक का काम करती है। और ये कैसा काम करती है? कुचालक का, ऊष्मारोधी का ये काम करती है। यानी ये जो शरीर की ऊष्मा है उसे बाहर निकलने नहीं देती, शरीर की जो हीट है उसे बाहर निकलने नहीं देती और शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है हीट यानी जो ऊष्मा का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी आपको क्या करना है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, प्रयोगशाला तापमापी होता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो डॉक्टरी तापमापी होता है, इनके बीच में भिन्नताएं बतानी है और समानताएं बतानी। तो पहला हम सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं, यानी समानताओं के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसकी समानताओं के बारे में बात करें तो हम ये जानते हैं कि दोनों के दोनों जो थर्मामीटर है, दोनों जो तापमापी है, ये ग्लास से बने होते हैं। और ये जो ग्लास होती है वो पतली लंबी ग्लास ट्यूब होती है। इन दोनों थर्मामीटर के आगे एक बल्ब होता है और दोनों में क्या होता है? मरकरी होती है। और दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो हम सेल्सियस स्केल में मेजर करते हैं। यानी सिमिलैरिटीज, पहला है, both thermometer consist of a long narrow uniform glass tube। यानी दोनों के दोनों जो तापमापी है, थर्मामीटर है, वो लंबी पतली ग्लास के बने होते हैं, ग्लास के ट्यूब के बने होते हैं। both have a bulb at one end, दोनों में के एक सिरे पे बल्ब होते हैं। both contain mercury in the bulb, दोनों के दोनों जो तापमापी है उसमें मरकरी यानी पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन ग्लास ट्यूब। अब दोनों के दोनों क्या करते हैं? दोनों में हम सेल्सियस स्केल का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, यानी भिन्नताओं की। तो अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होती है। वहीं जब हम प्रयोगशाला तापमापी की बात करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करते हैं, तो इसमें जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें किंक बना होता है, वहीं लेबोरेटरी थर्मामीटर पे किंक नहीं होता है। तो बेसिकली किंक क्यों बना होता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ह्यूमन बॉडी की करते हैं, यानी मानव शरीर की करते हैं। और हम क्या करते हैं? जीभ के नीचे जो आपका थर्मामीटर है उसका बल्ब रखते हैं, फिर उसे बाहर निकालते। तो अब क्या हो रहा है? बॉडी के बाहर से हमने थर्मामीटर निकाला तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर में चेंज आ रहे हैं, तापमान में बदलाव आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि जो आपका मरकरी है वो एकदम से नीचे चला जाए, उसका जो लेवल है वो नीचे आ जाए। तो इससे बचाने के लिए उसमें किंक बनाया जाता है।
The clinical thermometer reads temperature 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। यानी जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी तापमापी होता है, वो जो टेम्परेचर की जो रेंज उसमें होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होती है। While the range of laboratory thermometer is -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। वहीं जब हम प्रयोगशाला तापमापी की बात करते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। Clinical thermometer has a kink near the bulb while there is no kink in the laboratory thermometer। यानी डॉक्टरी तापमापी में एक किंक होता है, बल्ब के पास एक किंक होता है, वहीं प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं होता है। Due to kinks, mercury does not falls down on its own in laboratory thermometer। और किंक के कारण क्या होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, उसमें पारे का जो लेवल होता है वो नीचे नहीं जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। यानी आपको ऊष्मा का चालक और ऊष्मारोधी का आपको दो उदाहरण बताने। तो जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, ऊष्मा के चालक की बात करते हैं, तो ऊष्मा के जो चालक होते हैं यानी वो मटेरियल या वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिनसे ऊष्मा जो है फ्लो कर देती है, प्रवाहित हो जाती है, यानी जिससे हीट पास हो जाती है। जैसे कि आपके मेटल्स होते हैं, पदार्थ, धातु होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, आयरन हो गया। उसी तरीके से अगर हम इंसुलेटर यानी ऊष्मारोधी की बात करें तो बेसिकली ये वो पदार्थ हैं जिनसे हीट पास नहीं होती है, ऊष्मा से प्रवाहित नहीं होती है। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो जो आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कंडक्टर, एल्यूमिनियम एंड आयरन, और इंसुलेटर प्लास्टिक और वुड यानी प्लास्टिक और लकड़ी। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है हीट उसे कंप्लीट कर दिया है और हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।